नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक मैंने लिया हुआ है वह है आपका समुच्चयों का संघ में प्रतिच्छेदन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसे समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि जिस मैथ को हम पढ़ रहे हैं ये विशिष्ट प्रकार का, यानी एक ऐसे प्रकार का मैथ है ये जो कि हम जिस तरीके का गणित पढ़ते हैं उससे एकदम भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो सेट्स है ये मतलब एक एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं आधुनिक गणित, मॉडर्न अलजेब्रा। क्योंकि इसी का ब्रॉड रूप हो जाता है जब ग्रेजुएशन पढ़ते हैं ना, तो इसी का ब्रॉड रूप यानी बड़े स्तर पर जाकर के इसको पढ़ते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार का मैथ है। तो इसमें क्या है, जो जैसे यहाँ लिखा हुआ है समुच्चयों का संघ में प्रतिच्छेदन, तो जिस तरीके से हम रियल नंबर पर ऑपरेशन पढ़ते हैं, ऑपरेशन क्या होता है, जैसे छोटी क्लास से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, संख्याओं पर जो ऑपरेशन लगाते हैं मोस्टली, तो क्या होता है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो इनका प्रयोग करके क्या करते हैं, मतलब रियल नंबर पर इनका प्रयोग करके हम भिन्न भिन्न प्रकार की नई नई संख्या बना लेते हैं। ठीक है ना, नई नई संख्या बनाते हैं। इसी प्रकार से सेट में भी जब हम सेट पढ़ रहे हैं, सेट्स पढ़ रहे हैं, तो सेट में भी तो हम विभिन्न प्रकार से नए नए सेट बना सकते हैं। तो जो नए नए सेट हम बनाते हैं तो उसके लिए भी ऑपरेशन होते हैं। तो उसके लिए ऑपरेशन किस प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं यूनियन भी होता है, इंटरसेक्शन भी होता है। जैसे वहाँ प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन होता है, तो हम नई संख्या प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भी इसी तरीके से हम ये यूनियन, इंटरसेक्शन और आपका डिफरेंस आदि इस प्रकार के ऑपरेशन यूज करके और हम मतलब ये क्या करते हैं, नए सेट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम जैसे यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, पहले यूनियन फिर इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि यूनियन का क्या मतलब है, जैसे संख्याएं, हम दो संख्याओं का ऐड करते हैं तो नई संख्या आ जाती है ना। दो संख्याओं का मतलब माइनस करते हैं, अंतर निकालते हैं तो एक नई संख्या मिलती है। इसी प्रकार से हम सेट के बारे में यहाँ पे जानेंगे। ठीक है ना, तो उसको समझने से पहले जैसे हम जानते हैं, शायद अभी मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आगे भी पढ़ाऊँगा मैं, तो जैसे ये मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये विशेष प्रकार का मैथ होता है। कैसे? जैसे हम पढ़ते हैं आपका पढ़ते हैं वेक्टर। ठीक है ना, वेक्टर में क्या होता है कि जब वहाँ पर हम ऑपरेशन पढ़ते हैं तो ये ऑपरेशन किस प्रकार के होते हैं, वहाँ हम एडिशन का और उसका क्या बोलते हैं सब्सट्रैक्शन का, एडिशन और माइनस का, इन दोनों का क्या रहता है, एक जैसा रहता है। लेकिन मल्टीप्लाई का डिफरेंट हो जाता है, मल्टीप्लाई का, क्योंकि वहाँ पर डॉट और क्रॉस दो तरीके से पढ़ते हैं, डिवीजन उसका होता नहीं। ऐसे ही हम मैट्रिक्स में पढ़ते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बेस्ड मतलब मल्टीप्लाई अलग तरीके से है ना, योग अंतर का अलग रहता है। इसी तरीके से यहाँ सेट में भी होता है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि किसी भी परिवार को चलाने के लिए, किसी परिवार को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो घर में क्या होता है, परिवार में क्या होता है, रूल्स बनाए जाते हैं। और वे रूल्स ऐसे रूल्स जिनके माध्यम से परिवार के सभी सदस्य है ना, और परिवार में आने वाले मतलब हमारे जैसे गेस्ट आए हुए हैं, तो उन्हीं नियम यानी रूल्स के अकॉर्डिंग अपना रहना पसंद करते हैं और रहते भी उसी तरीके से। जैसे आप ऐसे मान लीजिए अपना देश है, मतलब कोई भी कंट्री है, तो उस कंट्री को चलाने के लिए, उस कंट्री में मतलब शासन व्यवस्था को लागू करने के लिए, शासन को एक नियमित तरीके से चलाने के लिए क्या होता है, संविधान बनाया जाता है। संविधान, प्रत्येक कंट्री का संविधान भी है, जैसे अपने संविधान। तो सभी लोग यानी जो भी हमारे शासकीय मतलब अशासकीय चीज मतलब जो भी संस्थाएं होती हैं, वो सारे के सारे क्या एक नियम के आधार से चलते हैं, है ना, एक संविधान के अकॉर्डिंग तो हम लोग सब चलते हैं। तो ये क्या है, रूल्स ऑफ रेगुलेशन जो लगाते हैं ना, उसी के हिसाब से हम मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को। तो वही चीज़ यहाँ सेट पे हम पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने लिखा समुच्चयों का संघ, तो आप ये समझिए संघ का मतलब क्या, संघ का मतलब क्या, एक दो समुदायों को इकट्ठा करना, यानी दो फैमिली को इकट्ठा कर देना, एक जगह एकत्रित कर देना, दो फैमिली को मिला देना। आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कहीं पर क्रिकेट मैच हो रहा है या कहीं मेला लगा हुआ है, तो टोली के रूप में लोग जाते हैं देखने के लिए। 4 दोस्त चले गए, 5 दोस्त चले गए, है ना। तो इस तरीके से टोली के रूप में गए। तो मैंने मान लिया कि सपोज करिए एक टोली ये है ना, एक टोली और आ गई, मान लो एक टोली ये और आ गई। तो क्या भाई, जहां पर भीड़ इकट्ठी है तो सारे लोग इकट्ठे होते जाएंगे, यानी क्या होगा, मिलते जाएंगे, है ना।
एडिशन में क्या जोड़ना होता है, जोड़ना यानी प्लस करना। यहाँ प्लस नहीं करना, यहाँ क्या करना है, वो समाहित होते जाएंगे, मिलते जाएंगे। दो समूह, दो ग्रुप यानी दो समूह, या मैं ये कहूँ कि दो झुंड या दो टोलियां आपस में मिल जाए, 2 3 4 जो भी हैं, सारी टोलियां मिल करके एक बड़ा सा समुदाय बन जाता है, एक बड़ा सा सेट बनता है कि नहीं बनता। तो उसी को हम बोलते हैं समुच्चयों का संघ या यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, तो एग्जांपल से पहले इसका एक डेफिनेशन समझ लें कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है ना। तो डेफिनेशन में क्या, जैसे यूनियन हमें पढ़ना है, तो यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो देखिए यूनियन, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको कि जैसे प्लस माइनस रियल नंबर पे यूज करते हैं ना, उसी तरीके से यूनियन, इंटरसेक्शन और अंतर जो डिफरेंस होता है उसका प्रयोग यहाँ करेंगे। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि दो फैमिली को हमें मिलाना है, तो मैंने कहा कि एक फैमिली में कुछ मेंबर है। ठीक है ना, एक फैमिली में कुछ मेंबर है, मैंने कहा 1 2 3 4 5। एक दूसरी फैमिली है, मान लो उसमें मेंबर है, मैंने ले लिया 3 4 5 6। अब मिलाना है, मैंने क्या बोला था, झुंड को मिलाना है। दो टोलियां हैं उनको इकट्ठा कर देना, या मान लीजिए कहीं भी ऐसी दो आप झुंड देख सकते हो जिनके बारे में इस तरीके से कहा जाए कि इनको आपस में समाहित करना है। ठीक है ना। आप खैर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे, आप यहाँ समझ में आएगा। तो देखिए इसकी समुच्चयों का संघ यानी यूनियन का डेफिनेशन क्या है। यूनियन का डेफिनेशन होता है कि अगर ए और बी दो सेट हो, जैसे मैंने ले लिया ए और बी दो क्या है, सेट है, तो क्या ऐसे अब ये दो सेट है ना, इन दोनों से मिलकर के एक नया सेट बनाना है ना। तो क्या डिफाइन करता है, ये क्या कहता है, इसको समझिए आप। ये कहना है कि सेट ए और सेट बी के, मतलब दोनों सेट के आप ऐसे कहें कि ऐसे अवयवों का समुच्चय, यानी सेट ए और सेट बी के ऐसे अवयवों का समुच्चय जो ए में हो या बी में हो या ए और बी दोनों में हो। कहने का मतलब क्या, परिभाषा ये है कि दो समुच्चय हैं ए और बी, उनमें से ऐसे अवयवों का समुच्चय जो ए में हो, बी में हो या दोनों में हो। तो आप देख सकते हो इसमें, देखो ए में हो, ए में क्या है, 1 और 2 है, 4 5 भी है। बी में क्या है, 3 है, 3 यहां भी आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, ऐसे अवयवों का समुच्चय जो ए में हो, है ना, या बी में हो या दोनों में हो। तो देखो क्या क्या आ रहा है, ए में हो तो ए वाले भी लिख लेंगे, ठीक है ना, इसमें नहीं 1, बी में 2, बी में देखो दोनों में हो, 3 यहां भी 3 यहां भी, 4 यहां भी 4 यहां भी, 5 यहां भी 5 यहां भी है। तो 2 3 4 5 6 बी में है, ए में नहीं है ना। तो परिभाषा क्या बताई थी मैंने अभी, ओनली मैंने बोल के बता दिया था। मैंने ये कहा था दो सेट ए और बी हैं, तो ए में आने वाले अवयव ए में आए या बी में आए या दोनों में आए, है ना। ऐसे अवयवों का समुच्चय जो ए में हो, बी में हो या दोनों में हो। तो ऐसे समुच्चयों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे समुच्चयों का हम क्या पढ़ते हैं, इसको सम्मिलन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सम्मिलन या संघ पढ़ते हैं। और इसको निरूपित किससे करते हैं, ए यूनियन बी से, ऐसे लिखते हैं इसको, ए यूनियन बी। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी कि डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन के हिसाब से इनको हमने सम्मिलित कर दिया, सम्मिलन कर दिया, इनका संघ बना दिया। ऐसी एक सेट और लेते हैं, जैसे मैंने कहा ए बराबर, मैंने ले लिया, सपोज करिए मैंने ले लिया 5, एक सेट बी ले लिया, बी बराबर ले लिया ए बी सी। तो यहां पर हम क्या दिखाएंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या, ए में कोई एलिमेंट है ही नहीं, ए में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो हमने क्या बोला था अभी, हमने ये कहा था ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। ए में नहीं है कोई बात नहीं, बी में तो है ना, लेकिन हमें क्या करना है, इनको सम्मिलित करना है, यूनियन करना है, इनका यूनाइट करना है इनको। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनियन क्या होता है। ठीक है ना, चलिए नोट कर लो, आगे देखते हैं। अब बात आती है इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे समझिए, मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे। तो ऐसे ए यूनियन बी
इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। अब इसको समझ, क्या लिखा मैंने, A यूनियन B, x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। यहां इसका विशेष ध्यान रखना है। यहां पर क्या है, देखो परिभाषा क्या थी, x या तो A में हो या x B में हो या दोनों में हो। तो देखो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, और आ गया या, मैंने बोला था या, है ना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A यूनियन B, x बिलोंग्स टू A यूनियन B, x बिलोंग्स टू A यूनियन B implies, क्या लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A यानी x A में होगा या x किस में बिलोंग करेगा, B में। तो ये मैथमेटिकल इसका मतलब डिफाइन कर दिया इसको, मैथमेटिकली इसकी जो लिखने का तरीका है वो इस तरीके से, ठीक है ना। या हम ऐसे कहें x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, इसका क्या मतलब, यानी कि x A यूनियन B जो नया सेट बनेगा ना उसमें है नहीं, मतलब उसमें नहीं है ये। तो इसको कैसे डिफाइन करना, कैसे लिखना है, इसको लिखना है x डज नॉट बिलोंग्स टू A, यानी x A में नहीं होगा, है ना, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। भाई यहां पे क्या है, x बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो इसका क्या है, x A में होगा या x B में होगा। इसका क्या, x इसमें है ही नहीं, x का मतलब यहाँ एक जनरल एलिमेंट से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं यहाँ पर हम। तो जब x A में भी नहीं है एंड और x B में भी नहीं है, तभी तो उसमें नहीं आएगा। भाई अगर A में हुआ तब भी आएगा, B में हुआ तब भी आएगा, तो दोनों में नहीं होगा तभी तो नहीं आएगा ना। भाई यहाँ पे क्या है, x डज नॉट, मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो यहाँ पे x आ रहा है, x आने का मतलब क्या, A में भी होगा और B में भी होगा। यहाँ x नहीं आ रहा, नई साइड में A यूनियन B में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या, x A में भी नहीं होगा, x B में भी नहीं होगा। अगर x A में हो गया तो B में, तो फिर वो A यूनियन B में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसका अंतर आप ध्यान रखोगे, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये वाला, ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ अक्सर करके गलतियां होती हैं और क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, ठीक है ना। जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज लेके आऊंगा ना, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको इस तरीके से डिफाइन करने का तरीका है। अब इसको बेनारिक से कैसे देखेंगे, बेनारिक से इसका ग्राफिकल मेथड क्या होगा, बेनारिक से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हमें समझना होगा। तो बेनारिक से देखने के लिए पहले हमें क्या, थोड़ा सा जानना चाहिए उसके बारे में कि बेनारिक किस तरीके से हमें निरूपित करना है। तो आप जानिए, देखिए सबसे पहली बात क्या, यूनिवर्सल सेट, है ना। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि किसी भी यूनिवर्सल सेट से भी पहले आप ये समझ लीजिए, किसी भी सेट को निरूपित करने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि हमारी जो बुक में अक्सर करके मोस्टली जो दिया होता है, हम सेट को इस तरीके से दिखाते हैं, है ना। ये जरूरी नहीं होता कि हम केवल सर्कल से ही दिखाएं, सेट को हम किसी भी ज्यामितीय आकृति से दिखा सकते हैं, ट्रायंगल से दिखा दें, स्क्वायर से दिखा दें, रेक्टेंगल से दिखा दें, ठीक है ना, सर्कल से दिखा दें, है ना, हम किसी भी शेप से दिखा सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि नहीं हम इसी से दिखाएं, ठीक है ना, अलग अलग शेप में हम इसको दिखा सकते हैं। तो मैंने कहा यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बता दिया था उस दिन। तो यूनिवर्सल सेट का ग्राफ मोस्टली हम क्या करते हैं, उसको एक रेक्टेंगल के रूप में लेते हैं, एक आयताकार के फॉर्म में लेते हैं और यहाँ यू लिख देते हैं, है ना। तो ये आप समझ चुके होंगे, ये आप महसूस कर चुके होंगे कि हाँ हम इस तरीके से इसको रेक्टेंगल फॉर्म में इसको हम बेनारिक में दिखा देते हैं, किसको, समष्टि समुच्चय को, यानी यूनिवर्सल सेट को। तो अब इसका समझते हैं, देखिए क्या है जनरल केस के अनुसार। तो जैसे हमने लिया क्या, देखिए पहला लिया मैंने ये दो सेट लिए, ठीक है ना, एक सेट ये ले लिया ए, एक सेट ये ले लिया बी। ये क्या है, यूनिट, वो क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको समष्टि समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, ये ए और ये क्या है, बी, ये क्या है, बी।
और एक ले लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है ना, ये ए और ये क्या ले लिया ए, और ये यूनिवर्सल सेट। तो ये ग्राफ से यानी बेनारिक इसका समझना है कि बेनारिक से हम बेनारिक का मतलब यूज करने से हम जो वर्ड प्रॉब्लम जो होती है ना, बड़े बड़े सवाल जो होते हैं, कठिन सवाल होते हैं, उन्हें हम आसानी से हल कर सकते हैं। ये जो बेनारिक जो आप देख रहे हो ना, चित्र वाली ये चित्रावलियां सी देख रहे हैं आप, इसकी मदद से हम सवालों को, क्वेश्चंस को हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसको समझिए। देखिए, जब दो सेट इस तरीके से हों, इस फॉर्म में, यानी दोनों सेट अलग अलग हों, है ना, कहने का मतलब क्या, दोनों सेट के एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए, यानी अलग अलग एलिमेंट्स हों, तब इनका यूनियन कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी। क्या, इसको छायांकित कर दो, ठीक है ना, शेडेड कर देते हैं इसको ऐसे, ये दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। परिभाषा के अनुसार बताया था ना हमने अभी, क्या होगा, दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। भाई परिभाषा क्या थी, एक्स ए में है या बी में है ना, या दोनों में है, दोनों के एलिमेंट आए इस तरीके से। अब इसमें देखते हैं, इसको हमें लेना है क्या, देखो इस तरीके से ये छायांकित कर देंगे इसको, ये भी क्या हो गया हमारा, ए यूनियन बी हो गया। क्या हो गया, ए यूनियन। अब ए बी के अंदर पूरा का पूरा आ रहा है ना, ये वाला, ये ठीक है ना, इस तरीके से छायांकित कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। इस तरीके से इसको दिखाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। आगे देखते हैं इसको। ये आपने यूनियन पढ़ लिया, यूनियन के बारे में समझ लिया, एग्जाम्पल भी देख लिए, साथ में इसका ग्राफ भी देख लिया, ठीक है ना। चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। किसकी प्रॉपर्टी, जो डायरेक्ट परीक्षाओं पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पूछ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए पहली प्रॉपर्टी है, पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए ए का यूनियन ए से करें, ए का यूनियन ए से, ए का मतलब क्या, कोई सेट है ए, है ना, जैसे मैंने ले लिया एक सेट ये है, ए बराबर 1 2 3, ठीक है ना, और इसका इसी से यूनियन करना है। इसका मतलब क्या, ए यूनियन ए। ए यूनियन ए का मतलब क्या, कि ए का ए से ही जब करोगे तो क्या होगा, वही एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3। और ज्यादा अच्छे से देखो, ऐसे समझ लो, ए का ए से ही यूनियन कर रहे हैं ना, देखो ऐसे समझ लो, ए यूनियन ए, क्या करें 1 2 3 यूनियन 1 2 3, ठीक है ना, दोनों में एलिमेंट हो, डिफाइन किया था परिभाषा में, है ना। तो क्या होगा, इससे ऐसे आ जाएगा 1 2 3, तो ये क्या आ गया, ए ही आ गया, है ना। तो ये क्या बना, ए यूनियन ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तब इस नियम को कहते हैं आइडोपटेंट लॉ, सॉरी इसको बोलते हैं बर्गसन नियम, है ना। बर्गसन नियम का मतलब क्या, क्या बोलते हैं यार, देखो नाम दिमाग से हट गया, आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको देखिए, वर्गसम नियम, इसको पढ़ते हैं वर्गसम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ। ये हो गया आपका वर्गसम नियम। दूसरा, सेकंड, अब आता है आपका ए यूनियन फाई। मान लीजिए ए का रिक्त समुच्चय से, यानी किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय से अगर यूनियन करते हैं तो क्या आता है, ए ही आएगा। ए का जैसे ए में एलिमेंट ले लिया कुछ, है ना, 1 2 3 ऐसे ही डाल दो, और दूसरा ले लिया 5,
तो फाइव को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। अब इसका ले लें यूनियन, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन फाइव, सॉरी क्या आएगा, यही आएगा 1 2 3 है ना। क्या बना, ए बना, ए यूनियन फाइव क्या होगा, ए होगा। फिर इसको डाल दें आप ए बी। अगर मान लीजिए ए का यूनियन यू से करें, ए का यूनियन किससे करें, यू से, तो कितना आएगा, यू आएगा। क्योंकि यू क्या है, ये समष्टि समुच्चय यानी बड़ा सेट, सुपर सेट है ना, यू ये वाला। तो ए यूनियन यू, तो क्या आएगा, यू आएगा। तो इसको कहते हैं, दोनों को मिलाकर के हम तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ, तत्समक नियम, इसको पढ़ते हैं आइडेंटिटी लॉ। ये आप समझ गए होंगे। तीसरा आता है ए क्रॉस बी, सॉरी तीसरा आता है आपका, कहां वेक्टर में पहुंच गया, देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। क्या होता है, दो सेट ले लें और दो सेट का हम क्या करें, यूनियन करें। तो अगर उनका ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें, दोनों का कैसा आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। 4 अगला है, इसको पढ़ते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, इसको पढ़ते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना, इस तरीके से। अगला आता है आपका क्या, जैसे लिया ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या होता है, देखो पहले क्या करें, दो सेट का यूनियन करें, फिर बाद में तीसरे के साथ यूनियन करते हैं, या हम क्या करें, यानी कि बाद वाले का हम क्या करें, यूनियन करें, फिर पहले के साथ यूनियन करते हैं, दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। इसको कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं साइचर नियम, ठीक है। देखो समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो देखो मैं बताऊं आपको, जैसे हम संख्याओं को पढ़ते हैं, जैसे मैंने ये कहा क्रम विनिमय का समझते हैं, जैसे मैंने योग का क्रम विनिमय नियम देखा है ना, तो 3 + 4 = 4 + 3 लिख सकते हैं ना ऐसे, तो योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे गुणन का क्रम विनिमय नियम क्या बनेगा, 3 × 4 = 4 × 3, तो उसी तरीके से तो मैंने लिखा है यहाँ पर, है ना। ऐसे ही इसको अगर 3 संख्याओं पर देखें, अगर हम 3 संख्याओं पर देखें तो क्या होगा, देखिए मैंने कहा 3 + 4 + 5, या मैं इसको ऐसे लिखूं 3 + 4 + 5, है ना। देखो 5 × 5 = 9, 3 12 और 3 × 7 और 5 12 बराबर हो रहा है ना। तो ये क्या है, साइचर नियम का पालन करता है, यानी एसोसिएटिव लॉ है संख्याओं पर। तो इसका मतलब क्या, सेट पर भी तो लागू हो रहा है, इस पर लागू हो रहा है, सेट पर। तो क्या होगा, साइचर नियम, इसको पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके ये नियम हुए। आगे देखो, इसको आप लिख लें, नोट कर लें। आगे देखो, आगे आता है आपका, देखिए अगला पॉइंट ले लेता हूं, कितने हुए, 4 हुए, 5 क्या है, देखो अगर ए सबसेट बी, ए यूनियन बी, ये चलो क्या बोला, अगर हम दो समुच्चयों का यूनियन निकालें, तो क्या होगा, ए यूनियन बी का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा, और बी क्या बन जाएगा, बी क्या बन जाएगा, उप समुच्चय बन जाएगा ए यूनियन बी का। ए सबसेट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का ए हमेशा क्या होगा, एक उप समुच्चय होगा, और ए यूनियन बी का सेट बी भी क्या होगा, उप समुच्चय होगा। कैसे, जैसे मैंने कहा
सपोज करिए ए बराबर मैंने ले लिया ए बी सी ले लिया है ना, और बी बराबर ले लिया मैंने क्या सी डी ई ले लिया, ठीक है ना। अब जरा देखो यहाँ पर हम ए यूनियन बी निकालें, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में आप देख सकते हैं क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा और ई आएगा ना। अब जरा आप ध्यान से देखो ये वाला सेट बड़ा सेट बना कि नहीं बना। अब यहाँ पे देखो ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं, ए के सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, ए सबसेट ए यूनियन बी बना ना, ए सबसेट ए यूनियन बी बन गया। और बी देखो, बी के एलिमेंट भी इसमें सारे के सारे मिल रहे हैं, तो बी सबसेट ए यूनियन बी बन गया। तो यहाँ से क्या पता चला, मैंने ये डायरेक्ट लिखा आपके सामने, तो इससे आपको विद वन एग्जाम्पल से आपने समझ लिया कि अगर दो समुच्चयों का यूनियन निकालें तो वे दोनों समुच्चय अलग अलग ए यूनियन बी के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। क्या होते हैं, सबसेट। तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे आप, ठीक है ना। आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखो, अगला पॉइंट है छठवां। देखिए यदि मैंने कहा यदि किसी सेट में, यानी कि मान लीजिए सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, पी है, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, क्यू, कितने हैं, क्यू। यहां पर क्या है, P इज ग्रेटर देन Q, ये मैंने ले लिया क्योंकि यहाँ नंबर तो है नहीं। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, दो सिंबल ले लिया है ना, P और Q। अब मैंने यहाँ ले लिया P बड़ा है Q से। A में एलिमेंट कितने P और B में एलिमेंट कितने Q, यानी इसका मतलब क्या, अवयवों की संख्या A में ज्यादा है और B में कैसी है, कम है। तब ये कह रहे हैं, तब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, कंपटीशन लेवल पर भी क्वेश्चन बन जाता है इससे, अच्छा क्वेश्चन है। कितने अवयव होंगे, तो देखिए जरा, मान लीजिए कि इसमें P एलिमेंट है, इसमें Q है, P ज्यादा है Q से, यानी इसमें ज्यादा है इसमें कम है। तो ये कह रहे हैं इसमें एलिमेंट कितने होंगे, तो इसमें एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे। भाई उन्होंने कहा अगर दोनों सेट अलग अलग हैं, दोनों सेट कैसे हैं, अलग अलग, ए में अवयव अलग है, बी में अवयव अलग है, दोनों का हमें क्या करना है, सम्मिलन करना है। जब दोनों का सम्मिलन करेंगे तो दोनों के अवयव आएंगे ना। भाई अगर मैंने ये कहा एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट है ए बी सी, अब मैंने कहा ए यूनियन बी ज्ञात करो, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, 1 2 3 भी आएगा, ए बी सी भी आएगा, तो टोटल अवयव कितना होगा, 6। यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 6 एलिमेंट हो गए, ठीक है ना। तो ये कब होगा, ज्यादा से ज्यादा, तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, P प्लस Q। अब बात आती है मिनिमम, तो मिनिमम में क्या होगा, P बड़ा है Q छोटा है, P बड़ा है Q छोटा है, तो इसका मतलब क्या, कम से कम कितने ही कम होंगे, तो भैया P A में जो आ रहे हैं P उतने तो होंगे ही होंगे ना, क्यों, Q के तो उसमें आएंगे P के भी, और मान लो Q एलिमेंट कुछ उसमें मिल गए तो P तो रहेगा ही रहेगा ना। तो मिनिमम एलिमेंट कितने हो जाएंगे, P बराबर P, ये कितना रहेगा, मिनिमम एलिमेंट, और एक हो जाएगा आपका कितना, P प्लस Q, कितना होगा, P प्लस Q, ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एलिमेंट, कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एलिमेंट। आप समझ गए होगे, है ना। अगर एक सेट में P एलिमेंट है दूसरे में Q एलिमेंट है, तब क्या होगा, दोनों सेट का हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, तो कम से कम कितने होंगे P, और अधिक से अधिक कितने हो जाएंगे, P प्लस Q, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे देखो, इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, मान लीजिए एग्जांपल ले लिया मैंने, सेट ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू कितना है, 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इसमें ले लिया मैंने कितना, मान लो 5 ले लिया। तो मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी, इसमें देखना है कितना आएगा। तो देखो जरा, देखिए मैंने क्या कहा, P कैसा है, अधिक है ना। तो इसमें जो आपके आएंगे कम से कम वो कितने आएंगे, 5, कितने एलिमेंट आएंगे, 5 आएंगे मिनिमम, ठीक है ना।
और मैक्सिमम कितने आएंगे 5 धन 4 यानी कि 4 + 5 यानी कितने हो जाएंगे 9। कितने हो जाएंगे 9। ये आपके कितने आएंगे मैक्सिमम। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कि मैक्सिमम एलिमेंट कितने होंगे और मिनिमम एलिमेंट इसमें कितने होंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने यूनियन को पूरा कंप्लीटली आपने समझ लिया। ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस पर। जैसे मैंने कहा, चलिए इसको मिटा देते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 5। एक सेट ले लिया बी और बी में एलिमेंट है मान लीजिए 1 2 3। अब नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पे देख सकते हैं, यहां पर मिस्टेक यहां 5 दिया है। ये क्यों दिया है? क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं कि ये रिक्त समुच्चय है। भाई 5 क्या होता है? इस तरीके से रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है ना। डिफरेंस, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तब ये रिक्त समुच्चय नहीं है, तब ये सिंगलटन सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंगलटन सेट। कौन सा बन जाएगा? सिंगलटन सेट बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, इसमें एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं? यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू कितना 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आपको निकालना है, इसमें ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताना है। तो जब देखो नंबर ऑफ, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी, इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे समझो जरा, है ना। तो कम से कम कितने आएंगे? 3 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। ये मिनिमम, कम से कम कितने आएंगे 3, और मैक्सिमम कितने आएंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4 मैक्सिमम। तो क्वेश्चन जब आपके आएगा तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों नहीं पूछेगा, है ना। या तो मिनिमम पे पूछेगा या आपका कैसे पूछेगा, मैक्सिमम पे पूछेगा। ठीक है ना। तो ये आपने समझ लिया आपको कि समुच्चयों का संघ, है ना, क्या होता है, किस तरीके से इसके डिफाइन करते हैं, है ना। मैथमेटिकली इसका क्या प्रोसेस है लिखने का, और इसके एग्जाम्पल भी देख लिए और साथ में इसकी प्रॉपर्टी भी आपने देख ली। ठीक है ना। चलिए देखिए आगे। अभी आपने पढ़ लिया यूनियन, अब पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। चलिए ठीक, समुच्चयों का इंटरसेक्शन, है ना। यहाँ लिखना चाहें तो चलो लिखे देते हैं, समुच्चयों का प्रतिच्छेदन क्या होता है इसको समझिए। प्रतिच्छेदन, है ना। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए अब इंटरसेक्शन से क्या होगा, एक नया सेट बनेगा। जैसे यूनियन से दो अवयवों को या दो फैमिलीज को, या मैं कहूं 2 समूह को मिलाने से हमारा यूनियन हुआ, है ना, सम्मिलन हुआ, संघ बना। तो ऐसे ही समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, यानी कि 2 समुच्चयों से एक नया समुच्चय बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदन, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यानी ऐसे मान लीजिए कि वहां प्रॉपर्टी कुछ अलग प्रकार की थी परिभाषा, तो यहाँ परिभाषा कुछ अलग प्रकार की। क्या इसकी परिभाषा क्या है कि अगर 2 सेट हैं, ए और बी क्या है, 2 समुच्चय हैं, तो 2 समुच्चयों में से जो उभयनिष्ठ अवयव होंगे उनको लेकर के, जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको लेकर के जो नया समुच्चय बनेगा उसी को हम कहेंगे क्या, समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। यानी कि 2 समुच्चयों में से ऐसे अवयवों का समुच्चय जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। दोनों सेट में क्या होने चाहिए, उभयनिष्ठ होने चाहिए। तो ऐसे समुच्चयों को हम क्या बोलेंगे, समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, यानी इंटरसेक्शन सेट। ठीक है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। चलिए देखिए, जैसे मैंने कहा एक सेट ले लिया A इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है ना, और दूसरा सेट ले लिया मैंने 3 4 5 6। एक सेट ये लिया, एक सेट ये लिया, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला, दोनों सेट में से
ऐसे अवयवों को निकालना है जो दोनों में क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, ठीक है ना। तो इनको बाहर निकाल लीजिए, एक नया सेट बनाओ इनसे, 3 4, एक नया सेट बना दिया। तब इन जो एक नया सेट बन के आया तो इसको कैसे निरूपित करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी, या इसको पढ़ते हैं ए कैप बी, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं। इसको हम और भी पढ़ सकते हैं, ए कप बी, ये कप के तरीके से होता है। कैसा होता है, कप के तरीके का, कुछ इस तरीके से होता है, ए कप बी। ए जॉइन बी, इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है, दोनों को मिलाना है, तो ए ज्वाइन भी पढ़ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से इसको हम दिखाते हैं ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए सी बराबर एक ले लिया ए बी सी, और एक डी ले लिया पी क्यू आर। तो यहाँ पे देखो जरा, इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं, कुछ कॉमन नहीं। तो इसका मतलब क्या, 5, क्या आएगा 5, सी इंटरसेक्शन डी। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन को, और क्या करते हैं, दोनों समुच्चयों में से जो उभयनिष्ठ एलिमेंट होते हैं उनका एक नया समुच्चय बनाते हैं, उसी को हम इंटरसेक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये आपने समझ लिया होगा, नोट कर लो इसको। चलिए आगे देखते हैं, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, है ना। ये भी जानना जरूरी है कि मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी, मैथमेटिकली है ना, x such that x belongs to a, एंड ध्यान रखें यूनियन में और आया था, है ना, एंड x belongs to b। क्या हुआ भाई, ओवेनिस्ट एलिमेंट लेना है, यानी कि एलिमेंट x में भी होना चाहिए, वो a में भी होना चाहिए, और एलिमेंट किसमें, b में भी होना चाहिए। तो x जब a में होगा, b में होगा, तभी तो इंटरसेक्शन बनेगा ना। भाई मैंने एक एलिमेंट लिया जनरल x, तो x a में होगा और x b में भी होगा, तभी तो जाकर के इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं ना। तो अब x निकलेगा हमारा दोनों में से कॉमन, यानी कि दो समुच्चयों में से उभयनिष्ठ एलिमेंट को निकालना है। तो इसको इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, या इसको कैसे लिखें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b implies x belongs to a and x belongs to b। ठीक है ना, समझ रहे हो गए आप। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, जैसे मैंने एग्जांपल कराया ना, परिभाषा बताई उसी के अकॉर्डिंग देखना है बस, और कुछ नहीं करना। भाई x a इंटरसेक्शन b में है, तो इसका मतलब क्या, x a में भी होना चाहिए और x b में भी होना चाहिए, तभी तो कॉमन मिलेगा ना। ठीक, चलिए आगे देखिए, एक और देखते हैं इसका। जैसे x a में नहीं है, a इंटरसेक्शन b में नहीं है, यानी x a इंटरसेक्शन b में नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए x भाई कॉमन होगा तभी तो लेंगे। अब ये इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, a में भी नहीं होगा, ठीक है ना, a में नहीं होगा, और या x डज नॉट बिलोंग्स टू b, b में भी नहीं होगा, ठीक है ना। भाई ये बताओ, अगर x a में हुआ, मैं यहाँ पर लिख लेता कि x बिलोंग्स टू a, और यहाँ लिख देता x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो कॉमन तो मिलना नहीं है, तो आता तो है ही नहीं वो, है ना। तो क्या x a में भी नहीं होगा, x a में ना होगा, और या x b में नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपने इसको समझ लिया होगा, मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब इसको आगे समझते हैं बेन चित्र से, इसका बेन आरेख देखते हैं कि बेन आरेख से इसको कैसे समझा जाए। समझिए, देखिए ये मैथमेटिकली भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन हल करते हैं ना, तो क्वेश्चन में भी देखिए, जब हम जो प्रॉपर्टी हैं अगर हम उनको प्रूफ करें, है ना, वहां भी काम आता है कि हम कैसे लिखना है इनको, है ना। हर जगह ऐसा तो नहीं कि एलिमेंट लेकर के ही हल करते रहें, हाँ, लेकिन अगर कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो हम एलिमेंट अपने तरीके से अपने अनुसार लेकर के जो प्रॉपर्टी दी है उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। LHS और RHS दोनों बराबर कर सकते हैं अपने तरीके से, यानी अपने आप से खुद से मान लो एलिमेंट और उसको निकाल दो। लेकिन अगर मान लीजिए ये एग्जाम होता है
फर्स्ट ईयर का या इंटर का एग्जाम होता है, वहाँ इसको करना है हमें, तो उसको हमें क्या एलिमेंट मान करके हमें करना होगा, ऐसे जनरल एलिमेंट मान करके मैथमेटिकली लिख लिख करके हमें इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। जैसे कोई एग्जाम होता है, मान लीजिए इसका आपका जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम होता है, जहाँ मेन एग्जाम होता है रिटन वाला, है ना, वर्णनात्मक क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ ये चीज़ें होती हैं कि मतलब आपको क्वेश्चन पूरा लिख के हल करना होता है, लिख के हल करना होता है। तो वहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि हम एलिमेंट मान लिए कि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर इस तरीके से 3 4 5, और फिर उसको हम LHS और RHS बराबर करें, तो फिर वहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें करना है, तो हम एलिमेंट ऐसे मान लें और मान करके उसे हम आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका वेन डायग्राम देखते हैं, वेन डायग्राम से इसको इंटरसेक्शन भी को कैसे निरूपित करते हैं ये समझना है, ठीक है। चलिए जैसे मैंने लिया ये यो यो अब दो सेट लिए, दोनों सेट कैसे हैं, अलग अलग, मतलब क्या, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट क्या है कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, जब इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, जब इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो मैंने एग्जांपल से बताया था, जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आएगा 5, ठीक है ना, 5 अलग अलग, दोनों सेट कैसे हो गए अलग अलग, यही होता है डिसजॉइंट सेट। क्या होता है डिसजॉइंट सेट, हालांकि मैं इसकी डिफाइन करके अगले इसी में आगे चल करके डेफिनेशन बता दूंगा, बस ये आप यही समझ लीजिए कि ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो ऐसे समुच्चयों को हम क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय या विसंगीत समुच्चय, डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना। तो मैं आप चाहे बाद में बता दूं चाहे आप पहले समझ लीजिए इस तरीके से। दूसरा देखिए, एक ले लिया मैंने सेट ए, एक सेट ले लिया बी, तो यहाँ पे क्या देखो, एक सेट ये एक सेट बी है ना, दोनों में यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ शेडेड एरिया कॉमन है ना, इस तरीके से, तो ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, कुछ आएगा निकल कर, ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन। मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट ये बी है, एक सेट ए है और एक सेट क्या है बी, तो ए क्या है पूरा का पूरा बी के अंदर चला गया, ए सेट क्या पूरा का पूरा बी के अंदर चला गया, तो इसका मतलब क्या कि इन दोनों में कॉमन क्या, यही तो आएगा, पूरा का पूरा ए कॉमन आएगा, है ना, ये ए क्या हो जाएगा पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा, तो ये इंटरसेक्शन बी हो गया। तो आप ये वेन चित्र से आप समझ गए होंगे कि इस किस तरीके से, पहले ही बता दिया फिर बता रहा हूं, इन वेन चित्रों के माध्यम से इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो वर्ड्स प्रॉब्लम जो होती हैं, जो क्वेश्चन भाषा वाले क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हम आसानी से हल कर सकते हैं, इनकी मदद से उनको बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना, ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, सूत्र कम याद करने पड़ते हैं, हालांकि सूत्र तो याद करने पड़ेंगे क्योंकि सूत्र डायरेक्ट भी तो पूछ लेते हैं, है ना, आपको एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन दे दिया और उसके जो भी फॉर्मेट बनेंगे वो दे दिया आपको, जो है उसको आप टिक कीजिए, है ना, तो इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। तो आपने समझ लिया, इसे नोट कर लो, देखिए आगे इसकी आप कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, चलिए पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज, प्रगुण, किसके प्रगुण है, इंटरसेक्शन के, प्रॉपर्टीज देखिए, पहला ए इंटरसेक्शन ए, जैसे यूनियन में बताए थे ना एग्जांपल लेकर के, उस तरीके से अगर हम ले लें, तो अगर एक सेट ले लें तो सारे के सारे एलिमेंट कॉमन आएंगे, तो इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, और इसको क्या पढ़ेंगे, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है ना, आइडेम्पोटेंट वर्ग सम नियम, है ना, आप लिख लें। उसी तरीके से दूसरा, जैसे मैंने कहा फर्स्ट ए इंटरसेक्शन 5, ठीक है ना,
ए इंटरसेक्शन फाई में, फाई रिक्त समुच्चय, ए समुच्चय में एलिमेंट है, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, ए ही निकलेगा। सेकंड मैंने कहा ए इंटरसेक्शन यूनियन, ये वाला यूनिवर्सल सेट, ये बड़ा यू है ना, इन दोनों में देखें क्या कॉमन, ए ही आएगा, क्या आएगा ए, तो इसके साथ फाई के साथ करेंगे इंटरसेक्शन तो ए आएगा, और ए के साथ मतलब ए का यूनिवर्सल सेट के साथ जब करेंगे इंटरसेक्शन तो ए आएगा, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। क्या पढ़ते हैं, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं तस्मत नियम, नोट करिए इसको। आगे तीसरा, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालें या बी इंटरसेक्शन ए निकालें तो दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर। ए इंटरसेक्शन बी निकालें और बी इंटरसेक्शन ए निकालें, दोनों बराबर होते हैं, इसको पढ़ते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। चौथा आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ, तो इसको पढ़ेंगे क्या, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। ये आपने 4 नियम ये समझ लिए। आगे देखिए, इसको नोट कर लो आप, है ना। चलिए देखिए 5वां नंबर, देखो जैसे मैंने वहां बताया था ना कि ए हमेशा ए यूनियन बी का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है ना, ए यूनियन बी बड़ा सेट बन जाता है। तो ऐसे यहां पर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा किसका, ए का, किसका सबसेट होगा, ए का, क्योंकि ए और बी में एलिमेंट कॉमन वाले आएंगे ना, तो इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होगा, और क्या होगा, और ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होगा, बी, बी का भी क्या होगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला 6वां नंबर आता है आपका क्या, यदि ए सबसेट बी, यानी ए क्या है, बी का उप समुच्चय है, तो या तब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। ये डायरेक्ट पूछने वाले सवाल ना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है, ये दे दिया यदि ए सबसेट बी है तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी, 4 ऑप्शन दे दिए, किसके बराबर होगा, है ना। तो जब ए सबसेट बी है, यानी ये बड़ा सेट ये छोटा सेट, इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या, कॉमन वाला भाग ए ही तो आएगा। फिर बोल रहा हूं मैं भाई, ए सबसेट भी है, ये बड़ा सेट है ये छोटा सेट है, इस तरीके से मैंने आपको पहले समझाया था, है ना, सबसेट वाले में। तो जब ये बड़ा है, इसमें एलिमेंट ज्यादा है, इसमें एलिमेंट कम है, तो कॉमन एलिमेंट कौन, भाई ए ही तो आएगा, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। अगला प्रॉपर्टी है 7, देखिए क्या, यदि प्रॉपर्टी क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या ले लिया, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड है इक्वल टू कितना, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड बी इक्वल टू कितना ले लिया, 4 ले लिया, कितना ले लिया, 4। अब देन तब हिंदी में लिखना चाहो तो और यहां तब, है ना, क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, ये बताना है। अब इसको समझिए आप कि कितने होंगे, तो कम से कम क्या हो सकता है भाई, दोनों में कोई एलिमेंट 0, मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो कम से कम एलिमेंट कितने आएंगे इसमें, 0, कम से कम कितने आएंगे, 0 आएंगे मिनिमम, ठीक है। और मैक्सिमम कितने आएंगे भाई, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो 4 तो कॉमन हो नहीं सकते, क्योंकि जब इसमें 4 है इसमें 3 है, तो 4 कॉमन कैसे होंगे, कितने कॉमन हो सकते हैं, 3।
जो 3 एलिमेंट इसमें है वही 3 एलिमेंट इसमें हो जाए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 एलिमेंट क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम। ये मिनिमम एलिमेंट, ये मैक्सिमम है। जैसे मैंने एग्जांपल एक और इसी को बता देते हैं इस तरीके से। जैसे ये कहा ए में 1 2 3 ये एलिमेंट हो गए, है ना। और बी वाले में ले लिया हमने क्या, हमने ले लिया ए बी सी ले लिया और डी ले लिया, ठीक है ना। अब देखो हम जैसे ये कहें कि ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या, मिनिमम एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में कितने हो जाएंगे, 0। अगर मैक्सिमम की बात करें, भाई क्या करें हम, मैक्सिमम की बात करें, हमने गलत ले लिया क्वेश्चन को हमने गलत ले लिया। क्वेश्चन हमने गलत ले लिया आपके लिए। हम ये कहें कि क्या करें इसको, ए में एलिमेंट ले लें हम कितना, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ले लें। और बी में एलिमेंट ले लें हम कितना, बी में एलिमेंट ले लें हम कितना, 3 लिया। यहाँ पर भी कॉमन लेना है, तो मान लो 1 2 3। चलिए छोड़िए इसको, आगे देखते हैं। बाद में क्वेश्चन सीरीज कराएंगे, उसमें हम क्वेश्चन लेंगे, उसमें आप समझ जाओगे इसको, ठीक है ना। अब इसमें इतना दिमाग ना लगाते, वीडियो भी बड़ा हो रहा है, उस हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे प्रॉपर्टी और है, वो आप लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर ले लें आपका, इसको भी मिटा देते हैं। प्रॉपर्टी है आपका अगला, इसको अलग से लिख लो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाली प्रॉपर्टी है, इसको लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और दूसरी वाली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, है ना, और ये हो जाएगा आपका यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि समुच्चयों का आपका संघ यानी कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, उससे संबंधित आपने वेन डायग्राम समझ लिया और उससे कुछ आपने एग्जाम्पल भी देख लिए। एग्जाम्पल के साथ साथ इससे संबंधित जो भी प्रॉपर्टी बन सकती थी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिया था मैंने इसको, जब मैं क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो उस क्वेश्चन में इसको डीपली तरीके से मैं इसको और बेहतर तरीके से इसको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए आज इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं आपको मतलब अपनी अगली मुलाकात जो होगी वो अगले वीडियो में होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा भाई आप भी देख सकते हैं ना, 1 घंटा हो गया, मतलब 1 घंटा होता है यार मुझे पढ़ाते हुए, तो गला सूख रहा है मेरा, ठीक है ना। थैंक यू।